नमस्कार दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं रिटायर्ड एयर वाइस मार्शल सूर्यकांत चाफेकर जी से। और इनके नाम बहुत सारी उपलब्धियां हैं। इन्होंने दौलत बेग ओल्डी में बहुत सालों बाद यानी 1965 के बाद 2008 में विमान लैंड किया था। और अकेले एक बार नहीं किया था, उसके बाद बहुत बार वहां पर सामान भी ले गए और वहां से सैनिकों को वापस भी लेकर के आए। इसके अलावा दो दूसरे जो सामरिक तौर पर बेहद महत्वपूर्ण ठिकाने थे, चाइना के बॉर्डर से बिल्कुल मिलते हुए, कोई 7 किलोमीटर पर, कोई 13 किलोमीटर पर, कोई 9 किलोमीटर पर, वहां भी बहुत सफलता के साथ उन्होंने लैंडिंग की। और अब वो सब एयर स्ट्रिप्स काम करती हैं भारतीय सेना के लिए। चाफेकर साहब, आपका फिर से स्वागत है। धन्यवाद। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि 2008 और 9 में जो करिश्मा आपकी अगुवाई में हुआ, बारबोरा साहब की पहल पर हुआ, उसके बाद से चाइना को लगने लगा कि भारत तो बिल्कुल हमारी छाती पर आकर के बैठ गया है। और जो भारत बिल्कुल सुप्त अवस्था में पड़ा हुआ था, अपनी एयर स्ट्रिप्स भी खाली छोड़ दी थी, किसी तरह की कोई हरकत भी नहीं होती थी, वो हाँ जी। कहीं तक भी आकर के घूमते थे, कहीं भी घुस जाते थे, किसी भी तरह की आक्रामकता दिखाते थे तो भारत की तरफ से एक तरीके से चुप्पी साध ली जाती थी, नो मैंस लैंड का बहाना बना करके। लेकिन 2008-9 के बाद चाइना की जो बौखलाहट है, जो उसकी परेशानियां हैं, वो बढ़ती हुई दिखाई दी। और हमने ये देखा कि कभी अरुणाचल प्रदेश में, कभी सिक्किम में, कभी भूटान के त्रिकोण पर डोकलाम में, कभी लद्दाख में बार बार घुसपैठ और बार बार उकसावे वाली कार्रवाई, ताकि भारत को किसी तरीके से डराया जाए। और दौलत बेग ओल्डी तक भारत जो सड़क का निर्माण कर रहा था, उसको किसी तरीके से बाधित किया जाए। क्या ये सब 2008-9 के बाद चाइना की तरफ से इसीलिए शुरू हुआ? हाँ, इसमें एक मजेदार किस्सा सुनाता हूँ मैं आपको। जी। जैसे ही हमने जब मैं तय किया था कि चलो मैं डीबीओ जाऊंगा, जी। तो वहां कुछ तो मुझे देखना था कि जहाज कैसे बिहेव करता है, क्योंकि इतनी जी। ऊंचाई पे तो हम अब तक तो क्या आपको बता दिया कि ड्रॉप करते थे डीबीओ में और निकल आते थे। तो हम्म। ड्रॉप करते हुए आपको पहिए जहाज के नीचे नहीं करने पड़ते। ओके। और पहिए नीचे करने से क्या होता है, जहाज का जो अवरोध होता है, हवा से अवरोध, वो बहुत काफी बढ़ जाता है, उसको हम ड्रैग जी। कहते हैं, काफी बढ़ जाता है अवरोध। तो जरूरी था कि एक बार चक्के नीचे करके देखना चाहिए कि कितना अवरोध होता है और कैसे जहाज बिहेव करता है। तो मैं एक दिन गया वहां, ड्रॉप सॉर्टी कर दी, और होने के बाद खाली जहाज को मैं पहिए नीचे करके मैंने 2 चक्कर लगाए। ओके। चक्कर लगा के हम वापस आ गए। ये तकरीबन बात होगी अप्रैल एंड वगैरह की। तो तब हम हमारे स्क्वाड्रन के जो बाकी वैमानिक थे उसमें से कुछ आए, वो सोशल मीडिया जी। पे काफी ध्यान रखते थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि चाइना के, चीन वालों लोगों में, आपस में, अधिकारियों में ये बातचीत चल रही है कि ये भारत का जहाज उसने अपने पहिए क्यों नीचे की, क्योंकि दौलत भाई ओके। गोल्डी तो ठीक नहीं है। तो फिर वो क्या कर रहे हैं, इसको काफी हमने गुप्त रखा था कि हम ओके। जाने वाले हैं। ये बात बहुत कम लोगों को पता थी। जी। जब तक बॉर्बोरा साहब स्टेशन भी पहुंचे तो स्टेशन वालों को भी पता नहीं था कि सारे को कि हम ये कुछ तय कर रहे हैं और आज करने वाले हैं। इतनी गुप्तता रखी थी, इसलिए चीन को ज्यादा पता नहीं चला, किंतु उनके मन में किंतु था कि कुछ तो जी। हो रहा है। हम्म। तो जैसे ही हमने डीबीओ में विमान उतार दिया, जहाज उतार दिया और हम चल पड़े, तो जैसे चंडीगढ़ में आया, बॉर्बोरा साहब ने मुझे बताया कि चीन ने एक स्टाफ मीटिंग होती है, जो भी गलवान के वक्त काफी हुई, आपने सुना ही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उनके कोर बड़े कमांड, अधिकारी और हमारे बड़े अधिकारी मिलजुल कोर के बात कमांडर करते हैं। स्तर की।
हाँ, कोर कमांडर नीचे के, तो जी। उन्होंने मीटिंग बुलवाई। और मीटिंग देखो अभी कैसे कैसे हालात थे, आप ये जानिए। हमारी जमीन, हमारी हवाई पट्टी, हमारा हम्म, जहाज, बस उनके लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी प्रत्यक्ष नियंत्रण रेखे से सट के और अक्षय चिन्ह से बिल्कुल लग के था। हम्म, और दूसरी बात थी कि उन काराकोरम पास वहां से 15 किलोमीटर है, और उसके हम्म, उसके बाद ही चीन भारत, चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है। तो इनको डर था ये कि दीबियों को भी ठीक ना हो, नहीं तो ये उस पे हम्म, नुकसान कर सकते हैं। तो इन्होंने स्टाफ मीटिंग, पेट में फ्लैग स्टाफ मीटिंग बुला ली, फ्लैग स्टाफ मीटिंग बुला ली। जी। हमारे लोगों को जी। बताया गया, थल सेना के अधिकारियों को, जाइए बात करिए। उन्होंने रद्द कर दी। दूसरे दिन फिर बुलाई, फिर ओके। रद्द कर दी। ऐसे ओके। 3-4 बार हुआ, क्योंकि उनको हम्म। पूछे तो क्या पूछे, ये सवाल उनके जहन में आया होगा कि बिल्कुल। उनकी जमीन, उनकी हवाई पट्टी, उनका जहाज, वो आके उसको फिर से पुनर्निर्माण करे, फिर से शुरू करे उसको, वो तो वो उनका है। तो आप बिल्कुल। कार्रवाई करने से पहले डरोगे तो गड़बड़ होगी, किंतु कार्रवाई के बाद आपने, मैं जैसे उदाहरण दिया, कोई हिम्मत नहीं, कुछ पूछा नहीं गया। जी। और तभी उनके पेट में काफी दर्द शुरू हुआ 2008 हम्म। से। इन्होंने जी। काफी 2-3 बार इधर आके ये करने का चाहा, फिर हमें 50-60, जैसे आपको बताया ना, 45-50 बार गया, तो वो कुछ ना कुछ करना चाहते रहते थे, किंतु हमने काफी जी। सावधानी बरती। जी। जी। और जब ये सड़क जो बंद पड़ी, उसके बाद चल पड़ी, उसके बाद तो जी। वो बहुत ही गुस्सेले से हो गए। और तभी जी। जाके जी। फिर ये गलवान का ये हुआ, क्योंकि क्या है, अभी उनको पता चला कि यदि सड़क यहां आ गई तो ये हम्म। हवाई पट्टी मजबूत बना सकते हैं। अब तक क्यों नहीं बन रही थी? बिल्कुल। क्योंकि सामान नहीं ले जा पा रहे थे, जो बिल्कुल बिटुमिन सही। होता है वो नहीं ले जा पा रहे थे, गिट्टी पत्थर ले नहीं जा पा रहे थे। अब तो हम्म। सड़क बन गई, तो अब तो ये उस हवाई पट्टी को मरम्मत करके ठीक कर देंगे और कोई भी जहाज उतरना लगेगा, ये बिल्कुल सोच सही। में। और उन्होंने क्या किया, ये जो मुख्य सड़क है उसके साथ एक छोटी सड़क भी निकाली है जो गलवान की खाई की तरफ जाती है, उससे भी ओके। उनको काफी तकलीफ हुई। बट हम्म। गलवान के बाद जो हमने उनको करारा जवाब दिया, हम्म। तब से उनको ये पता चला कि ये 2008 से जो प्रक्रिया शुरू हुई है इनकी, इस अपना इलाका मजबूत करने की, लद्दाख का इलाका मजबूत करने की, ये जी। प्रक्रिया अभी जारी रहने वाली है, ये उनको बिल्कुल। बिल्कुल पता है। और इसीलिए मैं ये काफी महत्वपूर्ण ऐसी घटना समझता हाल के वर्षों में जो हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा नीति है, उसमें किस तरह के बदलाव आप महसूस कर रहे हैं, और ये पड़ोसी देशों के लिए किस तरह का संदेश है? क्योंकि पाकिस्तान को तो हम जवाब देते रहे, लेकिन चाइना के फ्रंट पर हम लोग कई बार चुप्पी साध जाते थे। पर हाल के वर्षों में चाइना की आंखों में आंखें डाल करके भी हम लोगों ने बातचीत करना शुरू कर दिया है। इसका प्रमुख सबसे बड़ा प्रमाण जो मैं बताऊंगा, ये जो आत्मविश्वास जगा है, जी। या जैसे आप कह रहे हैं आंखों में आंखें डालने की एक प्रवृत्ति सी बन गई है, वो जी। किस जी। कारण है मैं आपको बताना चाहूंगा। जी। जी। हमने जो बालाकोट में कार्रवाई की, उसका जी। बहुत ज्यादा महत्व है। मैं आपको जी। समझाऊंगा क्यों मैं ये कहता हूं। वायुसेना के जहाज ये ज्यादातर शांति वाले वक्त में इस्तेमाल किए नहीं जाते, क्योंकि वो ऐसे कहा जाता है कि संघर्ष को बढ़ाने की संभावना होती है। जैसे ही जी। आप जहाजों का, फाइटर प्लेन का इस्तेमाल करोगे, तब संघर्ष पराकोटी पे जा सकता है। हम्म। और पाकिस्तान तो हमेशा कहता ही था, आप ज्यादा कुछ संघर्ष को बढ़ाओगे तो हम तो न्यूक्लियर नेशन है, हम ये करेंगे। तो हाँ, वो इस धमकी चक्कर देता में था। हम वो लेवल काफी नीचे रखते थे। हम्म। किंतु बालाकोट में उनको पता चल गया कि ये अभी चलेगा नहीं।
जी। हवाई जहाज हमने यूज किए, इस्तेमाल किए, इतने अंदर गए और हमको जो कार्रवाई करनी थी वो हमने करी। अब हवाई जी, जी। जहाज क्यों नहीं इस्तेमाल करते हैं, ये सवाल आ सकता है आपके जहन में। इसके दो कारण है। एक तो आपको सीमा लांघ के जाना पड़ता है अंदर तक, और उसका फिर लिमिट नहीं रहता। वो 20 किलोमीटर जाओ, 60 किलोमीटर जाओ, 200 किलोमीटर जाओ, क्योंकि जहाज तो कितने भी दूर जा सकता है। बिल्कुल सही। और दूसरी बात यह है, जहाज जब बॉम्बिंग वगैरह करता है, उसका कोलैटरल डैमेज यानी आसपास बाकी चीजों का नुकसान का भी डर होता है। बिल्कुल। तो उससे ये संघर्ष बढ़ने की संभावना बहुत होती है। हुँ, किंतु हुँ। इस बार देश डरा नहीं जी। और हमने कार्रवाई की। और ये जो नया आत्मविश्वास, जी। सरकार के प्रति विश्वास जो है अभी जी। थल सेना और बाकी सेनाओं के मन में, जी। वो काफी फायदेमंद हो गया है। सेना तो हमेशा तैयारी होती थी, लड़ाई के लिए हुँ, उनका वो हुँ। काम है। हुँ, किंतु हुँ। धोरणात्मक तरीके से सरकार यदि उनके पीछे खड़ी रहे, एक जी। धोरण हो कि हाँ हम ये करेंगे, और वो चलता रहे, कोई भी सरकार भी बदले तो भी वो तो धोरण अपने रखना ही चाहिए। तो उस कारण मुझे लगता है अब एक नया विश्वास, एक नई विश्वास की लहर उठी है, और इसके बाद कोई भी देश हमसे गुस्ताखी करने के पहले जी, जरूर जी। 10 बार सोचेगा। सैन्य अधिकारी जो नीतिगत मामलों को लेकर के सुझाव देते रहे हैं सरकारों को, अब ये महसूस किया जाता है कि दिल्ली का उन सुझाव पर सकारात्मक रुख है और सेना को वास्तव में एक्शन की खुली छूट भी दी गई है। कर्नल संतोष बाबू अगर गलवान घाटी में चीन के टेंट उखाड़ करके फेंकते हैं, तो ये अगेन वैसी ही कार्रवाई है भारतीय सेना की तरफ से जैसी बालाकोट में घुस करके आतंकवादियों के ठिकाने को नेस्तनाबूद किया गया था। तो जो दिल्ली का सकारात्मक रुख है अब सेनाओं के लिए कार्रवाइयों को लेकर के, उसके प्रति आपका क्या आकलन है और क्या टिप्पणी करेंगे आप इस? ये जो सकारात्मक रवैया अभी अपनाया गया है, जी। इससे सेना का उत्साह द्विगुणित हुआ। अब जी। जी। पहले भी सेना सब कार्रवाई करना चाहती थी। मैं आपको एक बता दूं बात, हम जी। हमारा लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में युद्ध प्रारंभ, समाप्ति, ये सरकारी लोगों के हाथ में होती है। जो बिल्कुल सही। प्रतिनिधि चुने गए हैं उनके हाथ में होती है, और उसमें कोई बुराई नहीं। लोकतंत्र चाहिए हम्म। तो ये चीजों का इस्तेमाल होगा ही। और जी। आपको बता दूं, सेना का इन चीजों में दुय्यम स्थान होता है जब डिसीजन मेकिंग इन चीजों की आती है। और मेरे ख्याल से ये ही तकलीफ की बात थी। सरकार ये जो आ रही थी, बदल रही थी, कर रही थी, उनके धोरण निश्चित नहीं हो पा रहे, और हम जिस तरह से दुश्मनों के साथ पेश आ रहे थे। 1971 में हम जीत गए थे, किंतु सारा जीता हुआ प्रदेश हमने दे दिया। सारे उनके जो सैनिक शरण आए थे उनको भी वापस कर दिया। हाँ, मैं जानता हूं, मानता हूं कि हम शांति प्रिय लोग हैं, किंतु युद्ध के बाद उस चीज का इस्तेमाल करके हमने आगे बढ़ने का सोचना चाहिए। तो इस बार मैं ये देख रहा हूं, अभी जो चल रहा है, सरकार और लश्कर के थल सेना और बाकी सेनाओं के बीच में जो तालमेल है, वो तालमेल बहुत बढ़िया चीज है। जी। जी। किंतु और इससे क्या होता है, जो कार्रवाई कर रहा है, जो 16,000 फीट पे जवान बैठा हुआ है, उसका भी उत्साह उससे बढ़ता है। उसको पता है कि यदि मैंने कुछ कार्रवाई करी तो सरकार मेरे पीछे खड़ी रहेगी, बिल्कुल। मुझसे सवाल नहीं करेगी। इस विश्वास के साथ जब हम आगे बढ़ रहे हैं, और मैं हमेशा कहता हूं, मुझे हमेशा ये लगता है कि इजराइलियों के साथ हमने काफी मेल मिलाप किया है,
और सामान भी बिल्कुल। लेते हैं उनसे, कुछ लेते हैं। तो सामान लेते लेते हम उनकी लड़ाई वाली प्रवृत्ति भी थोड़ी हमारे साथ ले चुके हैं। जैसे बिल्कुल। वो डट के बैठे हुए हैं, चारों जी ओर से जी। वो घिरे हुए हैं, किंतु वो डरते नहीं, डट के बैठे हैं। वो हम्म। जो आत्मविश्वास उनका है, वो हमारे पास भी थोड़ा आ चुका है। और ये क्यों हुआ है? क्योंकि सरकारों ने अभी तय कर लिया है कि जी जी। हम शांतिपूर्ण देश है, वैसे ही रहेंगे, किंतु हमसे किसी ने आनाकानी की, हमारे जमीन पे कब्जा करने का सोचा, तो हम उसको प्रत्युत्तर देंगे ही। और उसके लिए उन्होंने थल सेना को, जैसे आपने कहा, थोड़ी छूट भी दे रखी है। और जी जैसे जी। हमने पहले भी संभाषण में बातचीत करी थी और कहा था मैंने कि टैक्टिकल एक्शन यानी रणनीति सिद्धि, इसमें सरकार ने पढ़ने की जरूरत नहीं होती, और सरकारें जी पढ़ती भी नहीं, किंतु वैसे पहले नहीं था, अब हो चुका है। तो लश्करी जवानों का उत्साह तो बढ़ेगा ही। तो ये अभी चीन बहुत सी। जी जी। बड़ा फायदा, और इसके बाद भी ऐसे ही रहेगा। चीन सीमा पे हाल में जो भी घटनाएं घटी हैं, उसको लेकर के भारतीय मीडिया में तरह तरह की कलरफुल खबरें परोसी जाती हैं। कुछ सुनी सुनाई बातें होती हैं, कुछ आकलन पर आधारित होती है, कुछ चाइना का मीडिया या पश्चिमी मीडिया कुछ परोस देता है तो उसको रंग दे करके यहाँ भारतीय दर्शकों को, श्रोताओं को परोसने की कोशिश होती है। कई मोर्चों पर भारत ने एक्शन लिए हैं, आर्थिक मोर्चे पर भी, राजनयिक स्तर पर भी, वैश्विक स्तर पर भी दबाव बने हैं चीन पर। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो भारतीय सेना का पराक्रम इस बार देखा है चीन ने, ठीक है हमारे 20 सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए हैं, लेकिन चाइना के भी 50 से ज्यादा लोग मारे गए हैं वहां पर। तो ये एक ऐसी घटना रही है। बाकी भी जितने एक्शन हुए हैं, चाहे आर्थिक मोर्चे पर, राजनयिक मोर्चे पर, चाहे अमेरिका की तरफ से, यूरोपियन कंट्रीज की तरफ से जो भी कुछ निंदा हुई है चाइना की, और जो घेराबंदी हुई है हिंद महासागर में, प्रशांत महासागर में, उसका भी असर पड़ा होगा। लेकिन भारतीय सेना जो निहत्ती थी, उस निहत्ती सेना ने उनके दोगुने से ज्यादा जवानों को मार गिराया, और अब सी जिनपिंग को वहां जवाब देना भारी पड़ रहा है। तो ये भी एक बड़ा कारण रहा कि चीन की सेना को अपने कदम पीछे खींचने पड़े हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। बट मैं एक बात यहां कहना चाहता हूं कि चीनियों का विश्वास करना बड़ा मुश्किल बात है। जी हम तो लोकतंत्र मानते हैं, वो तो कम्युनिस्ट है। तो उनका जो कम्युनिकेशन होता है अपने सेना के साथ, तकरीबन हम यही कह सकते हैं कि जो सरकार है वही सेना है, किंतु जी। हमारे यहां वैसे नहीं है। परंतु मैं आपको एक बात बता दूं, और ये अभी लोगों के सामने आई है, किंतु ये बात आप समझ लीजिए, हमारे दर्शकों को ये बात बिल्कुल समझ लेनी चाहिए कि पहाड़ी में लड़ाई करने का जो एक्सपीरियंस हमारे फौज को है, जी वो पूरे दुनिया के कोई फौज को नहीं। और ये बिल्कुल। बात चीनियों को उतनी अच्छी तरह से पता है जितनी हमको पता है। हमारे इन्फेंट्री उस इलाके में काफी बार लड़ चुके हैं, वो जी वहां जी। रहते हैं। वहां एक्लेमेटाइज होना मीन्स, यदि आप चंडीगढ़ या दिल्ली से वहां जाओ, तो आपको स्टेप बाय स्टेप वहां रहने का सीखना पड़ता है। 10,000 फीट पे कुछ दिन रहते हो, फिर 13-14 हजार फीट पे चले जाते हो, फिर सही 20-22 हजार पे जाते हो। तो ये चीजें हम हमेशा करते रहे हैं, हमारे लोग सियाचिन ग्लेशियर पे तैनात है। तो युद्ध जो कौशल्य है पहाड़ों का, जी जी। वो जो जी जी। हमने आत्मसात किया है, वो किसी भी दुनिया भर के सैनिकों में आ ही नहीं सकता। और इसका ये बात चीन को उतनी पता है जितनी पाकिस्तान को पता है। जी जी। और ये विश्वास के कारण गलवान में जो हुआ,
उसके बाद चीनी फौजें थोड़ी पीछे हटी। जी किंतु मैं और एक बात यहां बताना चाहता हूं जो साधारण दर्शकों को पता नहीं जी जी है। इसमें मैं सावरकर जी को कोट करूंगा। जी स्वातंत्र वीर सावरकर ने स्वातंत्र पूर्व काल में एक बात कही थी। जी आप कब पढ़ी है उनकी साहित्य, उसमें उन्होंने लिख रखा है। उन्होंने हम्म। कहा था कि हमारी जो सीमाएं हैं वो हमने ठीक से तय करनी चाहिए। जैसे ही स्वतंत्रता मिलेगी, हमने पाकिस्तान के साथ जो सीमाएं हैं उनको कटिबद्ध करना है। बिल्कुल मीन्स पूरे दुनिया को वो माननी चाहिए, यूएन के पास हमने बताना चाहिए। और वैसे उन्होंने कहा था चाइना के साथ करो, किंतु किसी ने माना नहीं। मुझे हम्म। उनका एक कोट भी काफी अच्छा लगता है और मैं काफी जगह में ये बताता रहता हूं। उन्होंने जी कहा था, अपनी देश की सीमाएं चरखे के सूत से नहीं बल्कि तलवार के नोक से आंकी जाती। सही। और और तलवार की नोक से करने के लिए आपको वहां जाना पड़ता है, आपको फौज को छूट देनी पड़ती है। तो हमने कहा हम तो वायुसेना में है, तो हम तो तलवार लेके जाएंगे नहीं। तो चलो हम्म। कुछ हमारे जो मर्यादा में है कि एक हवाई पट्टी को आप पुनर्निर्माण करो जो कि देश के काम आए। एक नहीं, एक से होते हुए 3 हो गई। किंतु सावरकर जी का ये जो वक्तव्य था, वो तब जी यदि हम मानते तो आज ओंकार जी हम ये स्थिति में ना होते। और अभी भी सही। समय नहीं गया है। और जैसी अभी जो आपने बात करी कि एक नया आत्मविश्वास जगा है, आंख में आंख देके हम देखने वाले हैं, तो अब सड़कें वहां बनी हैं, तो अब वक्त है कि हम सीमाओं को निश्चित करें और एक बार ये टंटा मिटा दें। आप जैसे बहुत सारे जाबाज अधिकारी, लाखों की संख्या में सैनिक, और उनकी लगातार सरहदों पर निगरानी ड्यूटी, -30, -40, -50 डिग्री मौसम में वहां बर्फ के बीच में खड़े होकर के सरहदों की सुरक्षा करना, कितना दुर्गम इलाकों में वो खड़े होकर के अपने जान की बाजी लगाते हैं, प्राणों की आहुति भी देते हैं कई बार। लेकिन यहाँ दिल्ली में बैठ करके सियासत करने वाले लोग सरहदों की स्थितियां परिस्थितियां क्या हैं, वहां की भौगोलिक स्थितियां क्या हैं, बफर जोन कितना है, एलएसी के दोनों तरफ उधर कितना खाली इलाका रखना पड़ता है, इधर कितना खाली इलाका रखना पड़ता है, जिनको इसकी भी बेसिक जानकारी नहीं है, वो बड़ी आसानी से ये कह करके कि चाइना हमारी सीमा में घुसपैठ किए बैठा है, हमारे 4 इलाके कब्जा लिए, हमारे 3 इलाके कब्जा लिए, कहीं ना कहीं वो अपने राजनीतिक हित साधने के लिए भले ही प्रधानमंत्री को कमजोर प्रधानमंत्री साबित करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन इस प्रयास में कहीं ना कहीं वो हमारे सैनिकों के पराक्रम और शौर्य की भी वो उसको नकारने की कोशिश करते हैं, मतलब बुद्धिहीनता इस की वजह से। इसमें कोई आशंका ही नहीं है। किंतु अभी जो जैसे चल रहा है, मैं बता दूं, जैसे हमको स्वातंत्र उत्तर काल 1947 के बाद तकरीबन आपको जान के ये अचंबा लगेगा कि 50-51 तक, जब तक चाइना ने अक्साई चीन ले नहीं लिया, जी हमारे नेता लोग कहते थे वो उस प्रदेश में जाके क्या करेंगे हम, जहां घास का एक पत्ता नहीं उगता उसका हम क्या करेंगे। यदि हम्म। ऐसी नीति आप रखोगे तो यही जी होगा। बिल्कुल उसके बाद मैं आपको और एक बात बताना चाहता हूं। जी प्रत्यक्ष नियंत्रण रेखा मीन्स लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये बिल्कुल। सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात है। उसका जो परिणाम हुआ है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का डेफिनेशन ही जो कहता है कि जब मैं जितना आगे बढ़ूं वो इलाका मेरा, अब वो बढ़े तो वो, हम बढ़े तो हम। तो यहां बैठ के दिल्ली में एयर कंडीशन रूम में बैठ के
इन चीजों पे बात करने से पहले सबने ये सोचना चाहिए कि 70 साल हम क्या करते रहे। तब बिल्कुल क्यों नहीं हमने सोचा कि ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल स्वतंत्र वीर सावरकर ने तो तभी बोल दिया था कि इसका कुछ करो इंतजाम, बट तबले हमने सोचा नहीं। अब मुझे विश्वास है कि इस कारण जो अभी जो हुआ है, मुठभेड़ हुई है और हमने जो रिएक्ट किया है, उस कारण जगा हुआ आत्मविश्वास, भगवान करे हम उसको इस्तेमाल करें और ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लाइन ऑफ कंट्रोल कर दे जो पाकिस्तान के साथ है। जी जी मीन्स उसके इधर आने वाला उधर जाने वाला, अब उस पर वाद विवाद करके क्या फायदा। आपने कुछ किया नहीं अब तक, अब थोड़े वो आगे बढ़ेंगे, घड़ी कभी हम बढ़ेंगे, ये तो होता ही रहेगा। और ये कुछ समतल जगह नहीं है, पहाड़ियां हैं, वहां पता भी बिल्कुल नहीं चलता कि आप किधर वो किधर। तो इसके लिए अभी जो यदि आपको कुछ करना है तो एक ही उपाय है कि ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और ये इतने जल्दी होने वाला नहीं है क्योंकि हमने जी जी बहुत महत्वपूर्ण समय खराब कर दिया है। हम यदि 1947 में ही ये तय कर लेते कि हम अभी ये कार्य करना है तो तब ये हो जाता। जी जी अक्साई चिन्ह हमारे हाथ से नहीं जाता। इतना बड़ा अक्षय चिन्ह जाने के बाद अभी हम 2 किलोमीटर और 1.5 किलोमीटर और 2.5 किलोमीटर की बातें करने लगे, तो ये फौज के लिए ठीक नहीं है। और फौज का काम है, किंतु जो आर्म चेयर जर्नलिस्ट और जर्नलिस्ट नहीं, आर्म चेयर ऑफिसर जो है, जी 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 जर्नलिस्ट तो काफी जाते हैं वहां, उन्होंने हम्म। एक बार वहां जाना चाहिए। मैं आपको एक बात बताऊंगा, फर्नांडिस साहब होते थे 2002 में जब जी मैंने वो कारगिल शुरू किया था, 6 बार 6 बार सियाचिन ग्लेशियर जा चुके हैं। और मैंने उनको 2 बार मैं अपने जहाज में ले गया हूं, तो मुझे पता है जो आत्मीयता से वो सैनिकों से बात करते थे, जैसे मिलजुल के रहते थे, जी एक जी नया जोश, एक नया विश्वास पैदा होता है। और लोकतंत्र में जितने आप लोगों के, आम जनता के पास जाना चाहते हो, उतने ही पास आपने लश्कर के पास, जवानों के पास जाना जरूरी होता है, ये समझना चाहिए। किंतु वो तो हुआ ही नहीं। बट अब जो विश्वास आया है लोगों को, जो आत्मविश्वास नया लोगों के मन में आया, जी उसके कारण मैं तो आपके दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि सैनिक तो हमेशा तैयार ही थे। अब जी सरकार जी और सैनिक, थल सेना और बाकी सेनाओं का मेल जो है, उससे मुझे आत्मविश्वास है कि जो पहले हुआ अब इसके बाद नहीं हो पाएगा। इसके बाद हम आंखों में आंख डाल के ही प्रत्युत्तर करें देंगे। ये मेरा कल आत्मविश्वास ही नहीं, बल्कि मेरा ये कहना है सब दर्शकों के कि आप भी इसी पे विश्वास रखिए और यही ही होगा। गलवान घाटी की घटना के बाद प्राइम मिनिस्टर का लद्दाख जाना, जो घायल सैनिक भर्ती थे उनकी पीठ थपथपाना और वहां से चाइना के लिए संदेश देना, दुनिया के लिए संदेश देना, भारतीय सेना के का जो हौसला है उसके बूस्ट अप के लिए वो कितना बड़ा टॉनिक था। मैं आपको बता सकता हूं, मैं रहा हूं जवानों के साथ, वहां जाता था। वहां स्थिति ऐसी है ओमकार जी, जैसे 7-8 दिन यदि हवामान ठीक नहीं हुआ, बादल छाए रहे, तो ये छोटी छोटी टुकड़ियां जो बैठी है उनको सामान पहुंच नहीं सकता। तो 8 दिन के हम्म। बाद जब थोड़ा खुलता है और वो हवाई जहाज का आवाज सुनता है, आवाज मैं बता रहा हूं आपको, वो उल्लासित हो जाता है। यहां तो आप प्राइम मिनिस्टर वहां को वहां पहुंचा दिया, जी जी उसका उत्साह कितना बढ़ा होगा। जी जी उसने उनके साथ उन्होंने खाना खाया, उनके साथ बैठे उठे, उनकी सराहना की, और वहां जी जी जाके चीन को यह भी बताया कि भाई अब ये नहीं चलेगा। तो हम्म। इससे सैनिकों का, सारे देशवासियों का आत्मविश्वास तो बढ़ता ही है। और ऐसी जी जी कार्रवाई हमेशा होती रहेगी,
ये हमें मुझे विश्वास है। मैं कुछ पॉलिटिकली कोई मोटिवेटेड नहीं हूँ, कुछ मैं इधर की बाजू लेफ्ट राइट वगैरह में हम बिलीव नहीं करते। हम फौज के लोग हैं, ना जाति धर्म कुछ नहीं, हमारे लिए समांतर है। किंतु जो हो रहा है उसका परिणाम जो हो रहा है उसकी मैं बात, वो उन सैनिकों की सोचो जो उनसे हाथ मिला हुआ है, उनको ये लगा कि मैंने जो कहा गलवान में किया उसकी ये शाबाशी है, और वो शाबाशी देने के लिए मेरे को 5 साल नहीं रुकना पड़ा। 6 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में हमारे प्राइम मिनिस्टर वहां पहुंच गए और उन्होंने किया। ये कोई भी नेता हो, किसी भी पार्टी का हो, ये करना बहुत जरूरी है। सेना के पीछे आपने खड़े होना बहुत ही अत्यावश्यक है, और अब हम ये सीख रहे हैं, ये बहुत बढ़िया बात है। और इससे सेना का मनोबल ऊंचा रहेगा, और जिस सेना का मनोबल ऊंचा है ना, उसको अपने देश के लिए प्राणार्पण करना कुछ अजीब चीज नहीं लगती, ना वो डरता है। बट ये मनोबल को ऊपर रखना और उसके लिए छोटी छोटी चीजें करना बहुत ही जरूरी है, और उसकी शुरुआत हुई है। अब वो स्थिति ऐसी ही रहेगी, ये मुझे विश्वास भी है। एयर वाइस मार्शल सूर्यकांत चाफेकर जी, मैं आपका हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं। आपने मेरे चैनल के इस प्रोग्राम के लिए इतना समय निकाला है, और एक वादा और आपसे लेना चाहूँगा कि भविष्य में जब भी हम महसूस करेंगे कि इन मुद्दों पर हमें बात करनी चाहिए, तो आप उपलब्ध रहेंगे हमारे चैनल के लिए, दर्शक। जरूर जरूर। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए चाफेकर जी। बहुत धन्यवाद धन्यवाद।